अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। आज की वीडियो बहुत अहम है, कोई बंदा इसको स्किप ना करे, एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप तमाम लोगों के लिए जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपनी हालत बदलना चाहते हैं। सूरत हाल ये है कि मुल्क की 70% आबादी देहातों में रहती है और देहातों के जो हालात हैं वो शहरों में रहने वालों को क्या पता कि उधर क्या हालात हैं। उन किसानों के पाँव में जूता तक नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं और धूप में मेहनत सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं। आल्दो कि वो कर फिजिकल वर्क रहे हैं, यानी कोई इंटेलेक्चुअल वर्क या कोई इस तरह का नहीं कर रहे कि रिसर्च वर्क कर रहे हों, वो कर तो मजदूरी ही रहे हैं, लेकिन इतनी धूप इतनी गर्मी में वो क्या क्या कुछ करते हैं। वो रातों को जाग जाग के पानी लगाते हैं, दिन को ज़मीन खोदते हैं, हल चलाते हैं, पानी लगाते हैं, खादें डालते हैं। आप कभी मोटरवे पे जाएं तो आपको दाएं बाएं इस तरह के किसान मिल जाएंगे जो वो हल चला रहे होंगे, कोई खाद डाल रहा होगा, कोई मुंजी की काश्त कर रहा होगा। इतनी हब्स में मुंजी की काश्त करना कोई आसान काम नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये हमारे किसान हैं। इनकी हालत बदलने का गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं सोचा। जो गवर्नमेंट ऑफिसरान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सिर्फ अपनी तनख्वाह से उनको गर्ज है और सरकारी गाड़ियों के कहते हैं ना पंजाबी झूटे लेने, तो वो गाड़ियों के झूले लेते फिर रहे हैं और टके का काम नहीं कर रहे हैं। मेरी नज़र में इस महकमे की अगर इन्होंने कोई रिसर्च वर्क नहीं करना तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे बताएं ज़रा कि 1947 से लेके अब तक इस डिपार्टमेंट ने कितनी कुछ इजादात की हैं, कितनी हाइब्रिड फसलें लेके आए हैं, किसानों की हालत ऐसी क्यों है। और होता यह है कि हर साल प्रोग्रेस लिख दी जाती है, जैसे पाकिस्तान की आबादी का किसी को नहीं पता कि कितनी है। वो क्या होता है कि पिछले साल मर्दमशुमारी में जनाब 5% ऐड कर दो जी, इंक्रीज़ है, हर साल 5% ऐड दफ्तरों में बैठे बैठे इंक्रीज़ कर देते हैं और कहते हैं जी इतना क्या है, वो ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, वो उनका एक ख़ास फार्मूला है, उसके मुताबिक वो कर लेते हैं। जैसे कि बजट में आपको पता है कि जनाब इस दफ़ा शरह नमू या तरक्की की शरह क्या रहेगी, 4.2 जी फिक्स कर दिया। उसके बाद चाहे पूरे मुल्क की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं, वो कहते हैं नहीं जी 4.5 और ऐड कर दो। इस तरीके से काम चल रहा है। अब और तो कोई इस बारे में करता नहीं है फिक्र, तो मैं जितने जोगा हूँ, समझते हैं ना, मेरे में जितनी सकत है या जो काम मैं कर सकता हूँ मैं वो ज़रूर करूँगा। और मैंने आज से तहिया कर लिया है कि मैं किसानों की हालत बदलने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बदले ना बदले ये अल्लाह के हाथ में है कि वो क्या करते हैं, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। तो आज का प्रोग्राम जो है आपने इसलिए गौर से सुनना है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, प्रपोज़ल आपके सामने रख रहा हूँ और आपने इस प्रपोज़ल पे गौर व खौज करने के बाद मुझे कमेंट में राय भी देनी है कि हाँ मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं है ना। तो आप अगर 15 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते तो बाकी हालत क्या बदलेंगे। आप अपनी ज़रा गिरेबान में झांकें कि आप ये वीडियो देखना 15 मिनट के लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते और पूरा दिन काम भी कोई नहीं है। चलें खैर, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई अपना टिकटॉक ना देखें, करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस वीडियो को एक दफ़ा गौर से सुन लें और उसके बाद मुझे गाइडलाइन दें कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में आपको पता है चैरिटी बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन चैरिटी कैसे की जाती है? चैरिटी की जाती है जी फ़लाँ के घर में राशन डाल दिया, फ़लाँ के घर में चावल डाल दिए, फ़लाँ को कपड़े नए लेके दे दिए, फ़लाँ के घर में पानी वाली मोटर लगवा दी, फ़लाँ के टॉयलेट को वो जो है बनवा दिया, और चावल बिरयानी खिला खिला के हमने अपनी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। पका पकाया खाना उनको देते हैं और उन अगले दिन फिर वो खा के तो फिर चौराहे पे भीख मांग रहे होते हैं। कभी किसी बेकारी को आपने गौर से देखा है कि जितना मर्जी उसको पैसे दे दें, अगले दिन दोबारा वो उसी चौक पे फिर भीख मांग रहा होता है? क्या ये जायज़ है? अब असल हकदार कौन है? असल हकदार हैं किसान।
आप चैरिटी करनी है तो मेरी ये वीडियो देखें कि इसमें मैं क्या रहा हूँ और ये कैसे किसान की हालत बेहतर हो जाएगी। आपका भी कुछ नहीं जाएगा, आप ज़कात भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। आज का प्रोग्राम जो है मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं एक फसल लेके आया हूँ जिसका नाम कैंग कॉन्ग है। नेट पे सर्च कर लें, हर 15 दिन के बाद रिटर्न देगी। इसका बीज बहुत महंगा है। मैंने जब सर्च किया तो थाईलैंड वाले $40 पर किलो के हिसाब से बीज दे रहे हैं और उस पे अखराजात भी आने हैं कराची या लाहौर तक पहुंचने के। तो ये $50 कौन ख़रीदेगा? हमारा किसान में इतने सख्त है कि वो ख़रीद सके? नहीं ख़रीद सकता। अब एक तरीका तो ये है कि इन किसानों को बेकारी बना दिया जाए कि ये मांग के खाएं, और लेकिन वो अपने खुददार किसान हैं, वो ऐसा तो नहीं करते, वो मेहनत कश हैं, उसको जेब भी नहीं देता। तो फिर क्या किया जाए? मुझे तमाम ऐसे पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं या पाकिस्तान में मौजूद हैं और चैरिटी करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो मुझे इसका बीज मंगवा के दे दें। बीज यानी पैसों की सूरत में चैरिटी ना करें, बल्कि बीज की सूरत में चैरिटी करें। मैं ये किसानों को दूंगा और उनसे इसका बीज वापस भी ख़रीदूंगा, बल्कि दूंगा ही उसको जो मेरे साथ एक बॉन्ड फिल करेगा कि वो इसका बीज पैदा करके वापस मुझे देगा। मुनाफा इसमें आपकी सोच से भी ज़्यादा है। वो मैं सारी फिजिबिलिटी भी आपसे डिस्कस करता हूँ। सूतल ये है कि जब 1 एकड़ में इसका बीज लगाया जाता है तो 10 किलो बीज लगता है। 10 किलो बीज से आपका ये पौधा जो है वो 4 माह में आपको बीज वापस रिटर्न कर देता है। बीज का रेट $40 इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में है। मैंने पूरी दुनिया छान मारी है, कहाँ से कोटेशन, इधर से लो, उधर से लो, उधर से लो, उधर से लो, लेकिन इससे कम अवेलेबल नहीं हो पा रहा। इंडिया ने पहले मंगवा के अपना पैदा कर लिया, अब वो इंपोर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तानियों को खैर हमारे महकमे सोए पड़े हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये होता क्या है कैंग कॉन्ग का, उनको पता ही नहीं है सिरे से। आज तक मैंने किसी पाकिस्तानी के मुंह से ये लफ्ज़ भी नहीं सुना। हालांकि हमारा असल जो है किसानों की बेहतरी का ये एक हल है। अब इसमें क्या होगा कि 10 किलो बीज हमने देना है, उसमें 50% हम किसान से पैसे लेना चाहते हैं और 50% जो है ये जो चैरिटी के पैसे इकट्ठे होंगे उनको बीज यानी सस्ता करके दें ताकि वो उगाएं। उसके बाद जिनको बीज देंगे उनके साथ एक बॉन्ड फिल करेंगे और उनसे चेक लेंगे कि आपने बीज वापस करना है, वरना जितने हमारे चैरिटी के पैसे हैं ये आपको वापस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से सिक्योरिटी चेक एक होगा कि ताकि, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि ईमानदारी में ख़ास तौर पे हम 162 नंबर पे हैं, 162। तो अब वहाँ पे कोई, यहाँ पे तो कोई कर्जा वापस ही नहीं करता, ना इस तरह के पैसे चले जाए किसी घर तो वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चेक लेंगे और उसके बाद उनको बीज देंगे। अब मुनाफे की ज़रा बात कर लेते हैं। मैंने बल्कि यहाँ पे थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन भी की थी कि ये कितना मुनाफा देगा और क्या क्या इससे फार्मर को फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में जो नाब मैंने किया है, तो 1 एकड़ से 600 किलो बीज पैदा होता है 1 एकड़ से। अब बीज का जो रेट है वो $40 है और $40 को अगर हम इसके साथ 1 एकड़ से फ़िलहाल हम कर रहे हैं, तो 1 एकड़ का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें तकरीबन साल की मैं बात कर रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए बचत है। 600 को आप ज़रब दें और साल में 3 फसलें आनी हैं। 600 को आपने $40 यानी इस वक्त $285 का डॉलर है, और जब तक ये बिकेगा हो सकता है $300 का डॉलर क्रॉस कर जाए। तो आप अगर करें तो 2,52,00,000 रुपए का तकरीबन इसकी प्रोडक्शन या बीज सेल होगा, और ये एक्सपोर्ट भी आसानी से हो जाता है। और इसकी मुल्क में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सपोर्ट तो हम नहीं करेंगे, पहले अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे तो फिर आगे जाएगा ना इसको एक्सपोर्ट में। तो वो इतना मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम इसका चारा भी बीजें तो चारे में क्या होगा कि 37,50,000 रुपये का आपका इसका इनकम होगी सालाना। तो आपने इस पे ख़ास तौर पे आप देख लें कि ये
चीज़ है क्या। अब इसकी 37 लाख रुपया जो साल की बचत है वो कैसे होती है। वो ये है कि इसका तकरीबन 250 मन चारा हर 15 दिन बाद तैयार हो जाता है, और 250 मन चारा जो है उसका आप 600 रुपये मन के हिसाब से रेट लगाएं तो आपको पता चलेगा कि जनाब ये तो 37,50,000 यानी 3 फसलें आई तो 3 से ज़रब भी देनी पड़ेगी, तो आपका ये जनाब 37 लाख रुपया तकरीबन ये आपका मुनाफा है। तो आपने चारे की सूरत में नहीं बेचना, पहले हमें बीज की खपत जो है उसको पूरा करना है। अब 2 करोड़ का बीज ये अगर पैदा होता है, 2 करोड़ 52 लाख रुपए का अगर बीज पैदा होता है, तो मैं कहता हूँ 2 करोड़ ही गिने, ऊपर वाले उड़ा दें जी, 2 करोड़ अगर सालाना आपको किसी किसान को आ जाए तो मुझे ये है कि कहीं उनको दिल का दौरा ना पड़ जाए, लेकिन ये वाकई ही हकीकत है। अब ये है कि इसको हमने पहला साल पूरी फसल आपने चारे के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, आपने बीज के लिए इस्तेमाल करनी है और मुझे वापस करनी है। मैं आपसे वो बीज खरीदूंगा। उसके बाद अगले साल क्या होगा कि 50% आपने बीज बनाना है और बाकी आप चारे के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तो है नहीं ये पूरा साल, क्योंकि काश्त हो जाती है तो इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले साल क्या होगा कि 50% आप चारे के तौर पे इस्तेमाल कर सकेंगे और बाकी 50% बीज के तौर पे मुझे वापस करेंगे। अगले साल में 3 फसलें आएंगी तो तीनों की फसल जो है आपने मुझे देनी है। तो अगले साल ये होगा। तीसरे साल आप लोग आज़ाद हो जाएंगे, आपको वो बॉन्ड भी वापस कर दिया जाएगा और चेक भी वापस कर दिया जाएगा, ताकि हर दफ़ा इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। ये मुझे पता है कि मैंने कितने पापड़ बेले हैं इसके लिए, मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या दूसरे मुल्कों में अप्रोच करना, भेजना, बंदा करना कराना बहुत मुश्किल है। तो ये करना है। अब एक 50 जानवरों का जो एक फार्म है, डेयरी फार्म, उसके लिए 1 एकड़ की ये फसल काफ़ी होगी, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है और इससे जो चारा हासिल होता है उसकी प्रोटीन कंटेंट ज़रा सुने। वेट फार्म में यानी गीला सब्ज़ जो है उसमें 3.2% है प्रोटीन, और अगर इसको 100% ड्राई कर दी जाए ऑन ड्राई मैटर बेसिस तो 32% इसमें प्रोटीन है। फाइबर कम है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है और साथ में कुछ नमकियात की इसमें भरमार है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके जानवर की ज़रूरत है। ये दूसरे मुल्कों में सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको वाटर स्पिनच कहते हैं, यानी पानी वाली पालक। इंडिया में इसको बरसीम कहते हैं, गर्मियों की बरसीम। हर मौसम में हो जाती है, इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जनाब वो मौसम आएगा तो काश्त होनी है। भाई जैसे ही बीज पके अगले एकड़ में लगा दें। ख़रीदने वाला बैठा हुआ है, पूरे पाकिस्तान ख़रीदने को तैयार है। मैंने एक वीडियो डाली थी, सिर्फ 200 किलो मेरे पास बीज मौजूद था और 48 घंटे में ऐसे ऐसे टिकटों की तरह बिक गया। अब आप खुद सोचें कि एक वीडियो पे जहाँ पे लाखों लोगों ने देख ली 24 घंटे में, उसकी क्लाइंटेज कितनी होगी, क्या होगा। लोगों का प्रॉब्लम है भाई, किसानों का प्रॉब्लम है, डेयरी फार्मर का प्रॉब्लम है। फिर ये पोल्ट्री का भी सलूशन है, जो आप फ्री रेंज करते फिरते हैं, तो फ्री रेंज इसमें पालें तो अंडे भी बेबहा होंगे और सेहतमंद भी रहेंगी और ऑर्गेनिक अंडे होंगे और आपको फीड की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि प्रोटीन और अंदर अमाइनो एसिड कंटेंट्स जो हैं वो लूसन से भी बेहतर हैं। तो अब इस बारे में आप लोगों से एक तो ये राय लेनी है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। अगर आप चैरिटी कर दें बीज की सूरत में, पैसे में करप्शन हो जाती है। मैं जिसको भी दूंगा पैसे, भाई ये लो ले लो और ये बीज लगा लो, हो सकता है वो पैसे ले जी मुझे 5 किलो बीज चाहिए या 10 किलो बीज चाहिए, और बाद में आधा बीज लेके आए और आधा ना लगाए और खा जाए। जैसे गवर्नमेंट ने बकरियाँ दी तो जितने किसानों को दी, जब 3 महीने बाद बच्चे गिनने गए तो बकरी सही सलामत थी नहीं, सब अकीके और इस तरह के फंक्शन में खा चुके थे। तो इस तरह का काम मैंने नहीं करना, क्योंकि बीज को तो कोई नहीं खाएगा, बीज को तो लगाना ही है। हम मॉनिटर भी करेंगे, जिनके ज़ाहिर हमने एग्रीमेंट किया होगा उनको हर 15 दिन के बाद जाके हम मॉनिटर भी करेंगे कि उन्होंने उसको लगाया, कितने पानी दिए, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करनी है। तो ये वाहिद हल मेरी नज़र में है कि जो किसानों की हालत फौरी तौर पे
यानी एक तो है ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है जिससे किसानों की हालत बेहतर हो जाएगी, कन्फर्म बात है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रंगीले नाजरीन भी होंगे जो हर बात पे जो क्रिटिसाइज भी करते हैं और इस तरीके से करेंगे। कोई बात नहीं, करें, आप इसमें बताएं कि इसमें क्या ऐसा है। मैंने कह दिया कि जिसको आप कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो करें, क्रिटिसाइज करें मुझे, मैं हाजिर हूँ जनाब। अब अगर देखा जाए तो कहते हैं ना, चिड़ियों के हाथों से बाज मरवा देता है अल्लाह ताला जब चाहता है। हाथियों की फौज अबाबीलों से मरवा दी। अबाबील कितनी होती है, इतना सा बटेरा सा होता है, हाथी कितना बड़ा। तो क्या आपने वो वाक़या नहीं पढ़ा कुरान पाक में भी इसका जिक्र है? तो जो अबाबीलें हैं, हो सकता मैं भी एक अबाबील हूँ जिसने हाथियों को गिराना है। तो इतना बड़ा टास्क मेरे सामने है कि किसानों की हालत बदलने का, और एक अबाबील जो है वो फड़फड़ाती फिरती है कि मैं किसी तरीके से इनकी हालत बदल दूँ। मैं जितनी मेरी में सकत है मैं वो तो करूँगा। अब मैंने तहैया कर लिया कि मैंने ये किसानों की हालत बदलनी है। मैं कुछ पौधे भी मंगवा रहा हूँ, पौधे मैं चाइना से मंगवा रहा हूँ, और वो हैं जी अंगूर के पौधे। 3 इंच लंबा अंगूर कभी देखा है जिंदगी में? सीडलेस 3 इंच लंबा अंगूर, काले रंग का अंगूर, और आगे उनके फ्लेवर्स भी हैं, मसलन चॉकलेट फ्लेवर अंगूर, मैंगो फ्लेवर, या लीची फ्लेवर। तो ये सारे अंगूरों के अंदर उन्होंने ऐसी वैरायटीज़ डेवलप कर ली हैं जो कि ये फ्लेवर देती हैं। और इतने लंबे लंबे अंगूर, यानी हम सुंदर खाने के पीछे दौड़ रहे होते हैं जो 1 इंच लंबा होता है, ये 3 इंच लंबा, और मीठा और फ्लेवर्ड, यानी कोई आर्टिफिशियल भी नहीं, नेचुरल, पौधे पे लगता ही इस तरह है। तो वो फ़िलहाल तो मेरी जितनी सकत है तो मैं थोड़े से पौधे आपको रेप्लिकेट करके दूंगा। फिर मैं कुछ नर्सरी वालों को एंगेज करूंगा, जैसे पत्तों की में हैं लोग, सेलेक्ट करूंगा कि वो मुझे इसकी कलमें लगा के ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेट करके दें। बहुत बड़ा नर्सरी नेटवर्क है पत्तों की में, तो वो नर्सरी वाले जो हैं वो मेरे से रब्ता करें, मैं उनको वो पौधे दूंगा। मॉनिटर मैंने ज़रूर करने हैं कि भाई उन्होंने कोई दाएँ बाएँ बेच तो नहीं दिया और मुझे कह दिए जल गए। तो लाहौर से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे पास अब इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ गई है कि यहाँ से चार्ज किया और पत्तों की से चक्कर लगा के आ जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं वो जाके देखा करूँगा और उसकी कलमें जो हैं वो आगे सेल करनी है, क्योंकि वो हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ है। और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हमारे किसानों बेचारों को पता ही कुछ नहीं है, ना उनको महकमा बताता है, ना कोई और चैनल उनको बता रहा है। कोई नई नई चीज़ें जो हैं अडॉप्ट करेंगे तो कुछ कमाएंगे, पुरानी चीज़ें मकई लगा लो, गन्ना लगा लो, आलू लगा लो, क्या भाई उससे फ़ायदा होना? फिर देख तो लिया जो हाल हुआ है। चावल जवाल पजीर, लॉस किया सब ने, आलू पे लॉस किया सब ने, टमाटर पे लॉस किया सब ने, गन्ने के तो खैर पैसे ही नहीं आते, वो मिलें पैसे ही नहीं देती। बाकी रह गई गंदम, उस पर भी देख लें कि कितना कमाया। तो जब तक रिवायती फसलें छोड़ के आप इस तरफ नहीं आएंगे, हमारा किसान जो है उसको कोई नॉलेज नहीं देगा भाई ये काम कर लो, ये भी एक काम है, बड़ा ज़बरदस्त है। अब अंगूर की फसल 6 महीने की है, 6 महीने बाद उसमें फ्रूट आ जाता है, और उसके बाद आप देखें कि इस साल अंगूर का रेट जो पिछला साल गुजरा है 600 से 800 रुपये किलो बिका है, अगला साल हो सकता है 1000 को क्रॉस कर जाए। और वो जो 3 इंच लंबे वाला है उसको बेशक 2000 रुपये किलो भी बेचें तो वो बिकेगा। और उसके बेचने का भी मैंने उससे पहले उसकी फसल आने से पहले नेटवर्क बनाना है कि ये आड़त ये इनको मैंने दरमियान में से हटा देना है। डायरेक्ट आप ऑनलाइन ऑर्डर किया करेंगे और आपके घर वो लंबे वाला अंगूर हम पहुंचाएंगे, ताकि डायरेक्ट फ़ायदा किसान को हो। अब यह है कि उसमें सिर्फ किसान को नहीं होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा। ये जो आड़ती है दरमियान में, ये सारी की सारी कमीशन की मद में और इधर उधर वो आड़त ये वो लटरम पटरम ज़ाया कर देते हैं, खा जाते हैं, किसान को कुछ नहीं बचता। तो अब वो नेटवर्क भी दुरुस्त करना है। तो मैं जितने कैपेसिटी रखता हूँ मैं वो कोशिश करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ लोग मिलते जाएंगे। जैसा कि मैं अब आज की वीडियो डाल रहा हूँ, तो जो हमारे पाकिस्तानी मलेशिया में हैं, जो हमारे पाकिस्तानी कंबोडिया में हैं, जो हमारे पाकिस्तानी थाईलैंड में है, चाइना में है, वो मेरे इस सिलसिले में हेल्प करेंगे। मुझे उम्मीद है पाकिस्तानी इतने बुरे नहीं हैं। असल में हमें कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी गई कि कौम की जो कौम के लिए मशले राह बना कैसे जाता है, क्या कर क्या सकते हैं। आप बड़ा कुछ कर सकते हैं,
ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते। अगर मैं अकेला कर सकता हूँ तो आप 5, 10, 12, 14 जितने भी हैं मेरे साथ मिलेंगे तो ये सोच लें कि हमने मुल्क को बेहतर करना है, किसान की हालत को बेहतर करना है। जब 70% लोगों की हालत बेहतर हो जाएगी जो कि किसान हैं, तो फिर बेहतरी मुल्क की हो जाएगी। भिखारियों को पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आज लेंगे, रात को डिकार मार के चिकन चुकन खा के सो जाएंगे और अगले दिन फिर हाथ फैलाएंगे। किसान हाथ नहीं फैलाता, इसकी मदद करने की ज़रूरत है। मछली पकड़ना सिखाएं, मछली सिर्फ खाने को ना दें। खाने को तो आज खाएगा, शाम को फिर मांगेगा। मछली पकड़ना सिखला दें और पकड़ लेगा, जितनी उसको भूख लगेगी और मछलियाँ पकड़ता रहेगा। तो इस कॉल पे मैं चल रहा हूँ कि लोगों को हुनर दें, टेक्नोलॉजी दें। तो खैर बात लंबी हो रही है। आपने अगर इस कार्य खैर में हिस्सा डालना है तो हमें बीज अरेंज करके दे दें, इस तरह की फसलों के बारे में हमें बताएं। आप जिस इस मुल्क में हैं, अगर कोई नई चीज़ देखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, कारें, ये वो, तो हम ये चीज़ें कर रहे हैं। आप हमारी हेल्प करें, हम इस मामले में आपके शुक्रगुजार भी होंगे और आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। आपके जितने पैसे लगेंगे उसमें आप थोड़ा बहुत मुनासिब सा नफ़ा रख लें। मुफ्त तो खैर चंद लोग ही होते हैं जो करते हैं। तो एक मेरे डॉक्टर साहब हैं, चाइना में दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा जी कि मैं कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ पहले ही, यानी मैंने जब उनसे आइडिया शेयर किया तो उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से ये इतने लिख लें, मैं इतने का बीज आपको दे दूँगा। फिर ये है कि कुछ सैंपल मैंने मुख्तलिफ कंपनियों से 100 ग्राम मंगवाना की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मेरे पास पहुँच जाएँ। और जो बंदा यहाँ से चाइना जाए, थाईलैंड जाए या वियतनाम जाए या इधर उधर जाए, तो वापसी पे को 5-10 किलो बीज इन चीज़ों का लेके आए और हमें वो दे दे। पैसे लेने पैसे ले ले, या डोनेशन देनी है डोनेशन दे दे। क्योंकि बीज जो है, अगर मैं कहता हूँ जी मैंने नहीं लगाया, मैंने फलां को दे दिया, बशीरे को दे दिया, बशीरे ने आगे बेच दिया, तो लगना तो इसी मुल्क में है ना। करप्शन भी हुई तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बीज कहीं ना कहीं तो लगेगा ना। तो ओवरऑल अगर मुल्क के अंदर लगेगा तो मुल्क की बेहतरी तो हो जाएगी। फिर वो आगे कहीं बेचेगा तो उससे जो प्रोड्यूस होगा वो आगे 5-7 किसान और लगा लेंगे। तो इस तरीके से एक चिराग से कई चिराग जल पड़ेंगे। तो ये काम करना है। आप मेरे साथ वादा करें, मेरे साथ हाथ मिलाएं और आएँ, अपने किसान की तकदीर बदलते हैं। अब वो वाला वक्त गुज़र गया कि हम अपने डगर पे चलते जा रहे थे, किसान को कोई बताने वाला नहीं था। तो अब बताने वाला ये बैठा है। अगर आप के पास भी कोई आइडिया है इस तरह का, या आप अच्छी सोच रखते हैं, तो मेरे साथ हाथ मिलाएं और चलें, किसान की जो तकदीर बदलते हैं। राब्ते के लिए 0300400999 और दूसरा नंबर मेरा है जी, मेरे असिस्टेंट का है, ये इसका नाम फौजिया है, 0346145245। और तीसरा नंबर कराची ऑफिस का है, वो मैं दे रहा हूँ 03132425 404, यानी 2425 404 0313। अल्लाह हाफिज़।